नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से हमें स्वागत है। आज से हम लोग 71 बीपीएससी पीटी के लिए डेली टारगेट सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें यूट्यूब पर ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें आपको अभी जितने भी दिन एग्ज़ाम के हैं, मान लीजिए सितंबर में 30 को होता है या उससे आगे जाता है, हम कोशिश ये करेंगे कि प्रीलिम एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये जो मुख्य अपने पास टॉपिक है इकोनॉमिक्स, इसके कुछ 10-15 करके सभी के लेक्चर ला करके कम से कम बेसिक चीज़ों को स्पष्ट किया जाए, क्लियर किया जाए, पढ़ा जाए। रिवीजन जिससे हो, जैसे मेंस से पहले मैंने 20 करीब में वीडियो बनाया था मेंस को लेकर के, अभी 70 बीपीएससी मेंस से पहले काफ़ी मदद मिला उससे बच्चों को। ये तो है भाई, आप क्वेश्चन उठा करके देखिए और वो लेक्चर देखिए, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ वाकई बहुत सारे सवाल वहाँ से पूछे गए हैं। तो ये सप्ताह में अभी 2 दिन 3 दिन करेंगे, उसके पश्चात से जैसे जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम नज़दीक आएगा इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर कर लेंगे। ओके, इसके साथ में जो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो पीटी टेस्ट वगैरह जो शुरू हो रहा है 71 बीपीएससी के लिए 15 जून से, आप जुड़ सकते हैं, जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। उसमें आपको जैसे पॉलिटी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पहले 2 टेस्ट में आपको पॉलिटी के ही एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 जून से पहले आपका पॉलिटी का हिस्सा तो कम से कम कंप्लीट हो जाए, जिससे हम लोग फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी पढ़ लेंगे। ओके, इसका पीडीएफ फिलहाल तो मैं पेड ग्रुप में दूंगा, लेकिन देखिए अगर ज़्यादा ज़रूरत हुआ, महसूस हुआ, तो मैं बच्चों को सभी जगहों पर इसका पीडीएफ अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर हिंदी में होगा, लेकिन जो कठिन शब्द हैं वो इंग्लिश में भी होगा। मैं समझाऊँगा आपको बाइलिंगुअल ही। तो सब शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? तो संविधान के निर्माण से हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी में। क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि वहीं से पॉलिटी शुरू ही होता है कि संविधान का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ, और भारत के संविधान के निर्माण से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जिसका उपयोग किया गया संविधान के निर्माण के दौरान। तो सबसे पहला जो उसमें आता है वो 1773 का एक्ट। 1773 एक्ट को जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि केवल पढ़ के गुजर जाते हैं, वैसा नहीं है। ये भारत के 2000 वर्षों के इतिहास में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ब्रिटिश काल की बहुत सारी खामियां थी, ये भी एक खामी ही है, लेकिन इसको आप इस तौर पर मान सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के बहुत बड़े हिस्से, जितने बड़े हिस्से पर उसमें ब्रिटिशर्स का राज था, जैसे बंगाल का एरिया हो गया, मद्रास का एरिया हो गया, बम्बई का एरिया हो गया, ऐसे जगहों पर पहली बार कोई ऐसा कानून बनने जा रहा था, कोई ऐसा एक्ट लागू होने जा रहा था जो ये नहीं देखेगा कि कोई आदमी SC ST है, OBC है, जनरल है, कोई ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सभी जगहों पर लगभग में समान रूप से लागू किया जा रहा था। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ से भारत में कानून व्यवस्था, जो पुरातनपंथी कानून थे, उनकी जगह पर आधुनिक कानून व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोलूँगा कि हमारे पहले कानून खराब थे, नहीं। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा कि किस प्रकार से संविधान के निर्माण के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीढ़ी यहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि इसकी यही है कि 1773 से पहले बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, पलासी और बक्सर जैसे युद्ध हो चुके हैं, और उसके पश्चात से भारत में अब अंग्रेज जो हैं वो सबसे बड़ी शक्ति स्थापित हो गए हैं। सभी को उन्होंने धीरे धीरे करके निपटा दिया है, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो बंगाल हो, जितने बड़े देश के रियासत थे सभी को उन्होंने निपटा दिया है। अब उनको इस देश में शासन सत्ता करनी है, उनके पास इस देश में अपार संपदा है, लेकिन इसी बीच में होता क्या है, इतनी सारी संपत्ति होने के पश्चात से बंगाल जैसे जगह होने के बावजूद जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो घाटे में चली आती है। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सदमे में आ जाती है कि भाई इतना समृद्ध प्रदेश दिया है, फिर भी ये कंपनी कैसे घाटे में चल रही है। उसी के कंपनी को भ्रष्टाचार का उसका पता चलता है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कंपनी को रेगुलेट किया जाए। तो रेगुलेट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि ये कंपनी के कार्यों को दरअसल में रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। यह देखिए क्या है, इसके प्रावधानों को अगर हम लोग देखेंगे, पृष्ठभूमि आपको हर एक्ट का पता होना चाहिए। मैं भी जब मेंस आंसर राइटिंग में लिखवाता हूँ, जुड़ना हो तो जुड़िएगा, मेंस का आंसर राइटिंग तो चलता ही रहता है पैरेलल में। मेंस का आंसर राइटिंग में जब मैं लिखवाता हूँ एक्ट बच्चों से, जैसे कि मैं 1861 लिखवाता हूँ, जो इस बार पूछा भी गया, मैंने ही लिखवाया था वो, 1858 भी लिखवाता हूँ, 1892, 1909, 1919, 1935। तो हर समय मैं ये बोलता हूँ कृपया करके 2 ही लाइन सही, लेकिन बैकग्राउंड अवश्य रूप से लिखिए। कोई एक्ट आता है तो उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि आती है। पृष्ठभूमि में अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, अब भारत में सारी शक्तियाँ पिछड़ चुकी हैं, एकमात्र शक्ति बचती है कौन सी, तो वो है ब्रिटिशर्स की।
अब वो अपनी शक्तियों का फैलाव करना चाहते हैं, लेकिन जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बदौलत वो भारत में राज कर रहे थे, उस कंपनी में ही इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है कि वो कंपनी घाटे में चल रही है। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। कंपनी के भ्रष्टाचार और वित्तीय संकट 1770 के बंगाल अकाल को देखते हुए यह अधिनियम लाया गया था। बंगाल में भीषण अकाल, कंपनी का भ्रष्टाचार, कंपनी का इतना बड़ा प्रदेश और खुशहाल प्रदेश जो था वो पूरा बर्बादी के कागार पर था। इसी समय में ये एक्ट लाया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इसका बीजारोपण कहाँ से हुआ है, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ है। लेकिन क्या इस सर्वोच्च न्यायालय के तहत में अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जाता है आपसे, तो क्या इस सर्वोच्च न्यायालय के तहत पूरे देश के न्यायालयों को शामिल किया गया था, पूरे देश का अधिकार क्षेत्र को शामिल किया गया था? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है। यह एलिजा इम्फे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। कृपया करके ये फैक्ट याद रखें, यही आपसे पीटी में पूछेगा। 70 बीपीएससी पीटी के बाद अगर सबसे घटिया फैक्ट पूछेगा तो यही पूछेगा। 1773 में स्थापित कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा इम्फे बने थे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शन मेरा रहा है यूपीएससी में। तो अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, जब लेक्चर लेता था मैं कभी बहुत पहले कहीं किसी कोचिंग में, तो 1 से 1.5 घंटा मैं किसी एक एक्ट पर आपको बोल के बता सकता हूँ, लेकिन वो समय की बर्बादी होगी। हमारे प्रीलियम के लिए उतना नहीं पढ़ना है हमें। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति, उसके बाद से देखिए अगला प्रावधान क्या है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बनाया गया है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बना है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स बना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स बना है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया है। और जब उसको गवर्नर जनरल बनाया गया है तो यानी कि मद्रास और बम्बई का प्रांत उसके अधीन में काम करेगा। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर साहब होंगे वो उसके अधीन में कार्य करेगा। कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई है जो निर्णय लेने में सहायता करती थी। आप मुझे एक चीज़ बस बता दीजिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल अगर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है तो गवर्नर कौन था? मद्रास और बम्बई अधीनस्थ, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया। कंपनी के निदेशकों की जवाबदेही, कंपनी के निदेशकों को ब्रिटिश सरकार को अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही, निदेशक वही हो गए भाई। उनको बोला गया कि आप अपनी गतिविधियों के क्या क्या करते हो। दरअसल में ये सारे क्या करते थे, कंपनी का व्यापार नहीं करते थे, ईआईसी को लाभ नहीं पहुंचाते थे, अपने अपने स्तर से व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज लेने के लिए गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था कि भाई तुम इतना कमाते हो, फिर से आ गए हमारे पास पैसा लेने के लिए। महत्व क्या है इस एक्ट का? देखिए इस एक्ट के ये 5 मुख्य पॉइंट हैं, इसमें यही 5 इसमें मुख्य पॉइंट हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। 1774 फोर्ट विलियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। एलिजा इम्फे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्य थे इसमें, कार्यकारी परिषद बनाई गई। दरअसल में वॉरेन हेस्टिंग्स जो बेलगाम घोड़ा हो गया था उसके ऊपर में लगाम लगाया गया था। मद्रास और बम्बई को अधीन कर दिया गया, कलकत्ता का अधीन। कंपनी के निदेशकों की जवाबदेही तय कर दी गई, क्या क्या करते हो हमें रिपोर्ट दे देना साल में एक बार, ठीक है। कंपनी सरकार ने पहली बार कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया है। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, क्योंकि बंगाल सब किसका शासन चलने वाला था। इतना बड़ा भारत, इसका शासन बंगाल से अब बम्बई और मद्रास दोनों जगह पर चलने वाला था। क्या आपने कभी सुना है कि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात कोई इतना बड़ा साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक के समय साम्राज्य था, लेकिन शासन इतने बड़े सुचारू ढंग से नहीं चलाए गए थे। उससे पहले सम्राट अशोक थे, समुद्रगुप्त के दौरान भी है कुछ भारत जुड़ा था। बाकी अब अंग्रेज जो हैं वो भारत को जोड़ना शुरू करेंगे। इस बार एक सवाल पूछा गया मेंस एग्जामिनेशन में, गुरु न चाहते हुए भी अंग्रेजी नीतियों ने भारत के राष्ट्रवाद को उत्थान में मदद किया है, तो यही वो नीतियाँ हैं। भारत को आप एक कर रहे हैं, और ये जब भारत एक होगा, अभी आप कानूनी स्तर पर एक कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे हम आपको बाहर करके आएंगे। नेक्स्ट जो एक्ट उन्होंने पारित किया उसको बोला था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 कहा जाता है। पिट्स कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर के नाम पर यह अधिनियम पारित किया गया था, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कह दिया जाता है। और इंडिया मतलब इंडिया है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने की 1773 उन्होंने एक्ट बनाया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बहुत पावरफुल था।
वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत पावरफुल था, बहुत भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आदमी, मतलब बिल्कुल नीच निपट आदमी, मतलब बहुत खराब। उसको काम नहीं करने दिया जा रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो उसने बहुत सारी चालें चली। तो उनको भी लगा कि भाई अगर हमें उसको सही से काम करने देना है वॉरेन हेस्टिंग्स को, अगर हमें उसको खुला छोड़ना है, भारत हमें राज करना है, तो हमें एक्ट की कमियों को दूर करना पड़ेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट जूनियर के नाम पर यह अधिनियम पारित हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1774, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। क्या था बोर्ड ऑफ कंट्रोल? कुछ नहीं था, एक बोर्ड था और कुछ नहीं था। बोर्ड तो आप जानते होंगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड, फलाना बोर्ड, ठिकाना बोर्ड, वैसे ही एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के मामलों की निगरानी के लिए 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये ब्रिटेन में होगा। इसमें 6 लोग रहेंगे, इसमें ब्रिटेन के कुछ एक आध मंत्री भी शामिल रहेंगे। ये क्या करेंगे? ये भारत पर निगाह रखेंगे कि भारत में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो वहाँ पर प्रशासन वगैरह वो कैसे क्या चल रहा है। बस यही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आज तक आप रटते आए हैं, आज समझ जाएंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार का एक और ढांचा बनाया गया जिसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के व्यापारिक मामलों को संभालने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाए रखा गया, लेकिन राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करता है? पॉलिटिक्स कंट्रोल करता है। पॉलिटिक्स हमेशा कंट्रोल करता है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी न केवल एक व्यापारिक कंपनी है बल्कि एक पॉलिटिकल काम भी करती है वो। द्वैध शासन प्रणाली शुरू किया गया। इस अधिनियम में कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच एक दोहरी शासन प्रणाली की नींव की शुरुआत की। द्वैध शासन, विलियम कर्टिस इसका जन्मदाता माना जाता है। क्या होता है द्वैध शासन? 2 लोग मिलकर जब शासन करते हैं तो उसको द्वैध शासन कहा जाता है। आपके घर में क्या द्वैध शासन है? बिल्कुल है। माता पिता दोनों शासन करते होंगे, द्वैध शासन हो गया एक प्रकार का। अपना अपना चलाते होंगे आप पर, है ना, खुद भी आपस में उलझ जाते होंगे, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। यही शुरू होगा कहाँ से? तो यही शुरू होता है आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट से। ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो भी कुछ मामलों पर नियम कानून कायदे बना देती थी, और जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो भी कुछ कानूनों नियम कायदे बना देती थी। इसी कहा जाता है द्वैध शासन। प्रताड़ित कौन होगा? प्रताड़ित होंगे आप, क्योंकि आप पर 2 लोग मिलकर शासन चला रहे। प्रताड़ित कौन? भारत की जनता, क्योंकि उनको दोहरा मार पड़ रही है, कानूनों की, नियमों की दोहरा शोषण हो रहा है उनका। गवर्नर जनरल की शक्तियां, गवर्नर जनरल को सैन्य और राजस्व मामलों में अधिक शक्तियां दी गई, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन उनको रखा गया। गवर्नर जनरल को शक्तियां तो ज़्यादा दी गई, लेकिन उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि राजनीतिक मामलों का जो बोर्ड था उसके अधीन कर दिया गया कि ये अगर कोई फैसला लेता है तो आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ है। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया कि भाई कंपनी तुम अपना व्यापारिक कार्य अलग करो और राजनीतिक कार्य अलग कर लो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन हुआ। यही सब जो कमियां थी उनको अलग अलग किया गया, जिससे क्या हुआ? जिससे ये चीज़ हुआ कि दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो विवाद उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद जो बड़ा एक्ट पारित किया गया 1813 का चार्टर एक्ट कहा जाता है, इसको चार्टर एक्ट कहा जाता है। चार्टर और रेगुलेटरी एक्ट में 2 अंतर होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है 1773 को, और इसको चार्टर कहा जाता है। चार्टर होता है मुख्य रूप से कंपनी को प्रशासित करने के लिए, कंपनी के प्रशासन और शासन संबंधी चीज़ों, व्यापारिक चीज़ों पर नियंत्रण और उसको बढ़ाने घटाने के लिए चार्टर शब्द का उपयोग किया जाता है। सामान्य भाषा में यही कहते हैं गुरु। 1813 का माहौल क्या है? 1813 के एक्ट को ऐसे ही नहीं पारित किया गया है। दरअसल में इस समय नेपोलियन का बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है पूरे यूरोप में 1813 के समय में, और नेपोलियन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया है कि ब्रिटिश आइलैंड से हम यूरोप मेनलैंड में आपको व्यापार नहीं करने देंगे। और नेपोलियन ने फ्रांस, स्पेन, अगल बगल के सभी देशों पर कब्जा कर लिया है। तो अब ब्रिटेन के लोग कहाँ व्यापार करेंगे? इसलिए उनको बोला गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन के लोग भी भारत से व्यापार कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें हैं इन सभी पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, EIC के अलावा जो ब्रिटेन के सामान्य लोग भी हैं ना, वो भी व्यापार कर सकते हैं। इसी को क्या कहा गया? 1813 के चार्टर एक्ट में इसी कारण से इसको समाहित किया गया था। आज तक आप रटते आए होंगे, आज आपको कारण पता चला होगा। विश्व इतिहास से जोड़ना पड़ता है क्योंकि सारा कुछ उससे जुड़ा हुआ है। नेपोलियन भारत पर भी हमला करना चाहता था, मिस्र तक वो आ गया था, उसके आगे वो नहीं आ पाया क्योंकि फिर से उसके यहाँ फ्रांस में ही राजनीतिक स्थिति पलट गई, इसलिए उसको वापस जाना पड़ गया। पूरी धनबल की तैयारी के साथ आया था कि भारत पर हम अटैक करेंगे। उस समय वेलेजली था भारत में गवर्नर जनरल, ठीक है।
तो मिस्र के पिरामिड वगैरह ढूंढने में भी नेपोलियन का बड़ा योगदान दिया जाता है। नेपोलियन अपने साथ बहुत सारे इतिहासकार लेकर आया था मिस्र, तो वहाँ पर तमाम तरह की खोज अनुसंधान करवाया उसने, जिससे इतिहास का अध्ययन हुआ वहाँ पर गहरे तरीके से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लूट के भी ले गए। प्रमुख प्रावधान, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अभी मैंने इसके पीछे की कहानी बताई, अब कभी आप भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे आप। शिक्षा के लिए पहली बार प्रावधान किया गया। अब दरअसल में 1773 में जब इन्होंने एक्ट बनाया और ये 1813 चल रहा है। बहुत समय हो गया भाई, ये तो बहुत समय हो गया, 40 वर्ष के करीब में हो गए। अब इस 40 वर्षों में कंपनी का विस्तार हो गया, कार्यों का विस्तार। अब उसको चाहिए पढ़े लिखे लोग। वहीं ब्रिटेन में तो अभी क्या है, तो भाई वहाँ पर आबादी कम है, और जो आबादी है उसको नेपोलियन से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो भारत में लोग कहाँ से आएंगे काम करने के लिए? तो भारत में लोग कहाँ से आएंगे? तो भारतीय लोगों को शिक्षित करो, भारतीय लोगों को ब्राउन अंग्रेज बनाओ। 1813 में शुरू किया जाएगा, 1833 में इसको विस्तारित किया जाता है गुरु। 1813 में पहली बार 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा, और उसके पश्चात से भारत में शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। अब एक और चीज़ है, उन्हें लगा कि भारत के लोग जो है बड़े धार्मिक होते अपने यहाँ के धर्मों को लेकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, हम धर्म भी फैलाएंगे यहाँ पर। तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर मिशनरियों को गतिविधि को अनुमति दे दी कि भाई ईसाई मिशनरी भारत में खुल के धर्म प्रचार करेंगे। अब इसको आप कहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से और सोचिए। 1813 के पश्चात आपको भारत में जनजातीय और विद्रोह, नागरिक विद्रोह अधिक दिखेंगे। 1813 के बाद 1825 में उड़ीसा में विद्रोह होता है ना। इसी प्रकार से अलग अलग इलाकों में आपको जनजातीय और सामान्य लोगों को भी विद्रोह दिखे, क्योंकि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप अब खुल के शुरू होगा। इससे पहले भी हस्तक्षेप हुआ, अब सरकारी तौर पर इस नीति को आगे बढ़ाया गया है। कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कंपनी को भारत में शासन का अधिकार 1833 तक के लिए बढ़ा करके दे दिया गया। अगला एक्ट कब आएगा? 1833 में आएगा। महत्व क्या है इससे? भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने से अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत व्यापार का अवसर मिला। मिशनरी गतिविधियों से पश्चिम संस्कृति और शिक्षा का प्रसार हुआ? बिल्कुल भी नहीं, सत्यानाश हुआ है इससे। शिक्षा के लिए आवंटित राशि अपर्याप्त थी और इसका उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया। ये इसकी कुछ कमियां भी थी। हर एक्ट को लिखते समय उसके कमियां और उसके बैकग्राउंड पर जरूर ही चर्चा करना चाहिए। जब भी मैं लिखवाता हूँ इतना तो आपको कॉपी पर लिखा हुआ मिलता होगा। नेक्स्ट है 1833 का एक्ट, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये। दरअसल में अगर मुझसे पूछें तो कौन से 4 एक्ट पढ़ के जाना चाहिए, 5 एक्ट आपको, तो 1833 पढ़िए, उसके बाद 1861 पढ़िए, 1892 पढ़िए, 1909 और 1935। ये एक्ट अगर पढ़ के जा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि इसी से सवाल पूछा जाएगा। 1833 एक्ट को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। विलियम बेंटिक इस समय भारत के शासनकर्ता थे, और 1833 के पश्चात से एकीकरण और भी ज़्यादा मजबूत होता है। अब तक जिसको बंगाल का गवर्नर नाम दिया गया था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल का नाम दिया जाता है, और संपूर्ण रूप से बंगाल के अधीन बम्बई और मद्रास प्रांत को कर दिया जाता है। 1813 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के पश्चात कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थी। अब कंपनी मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित थी। मुख्य रूप से वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम करती थी। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के केंद्रीकृत प्रशासन ढांचा को स्थापित करना है, यानी कि भारत में जो अंग्रेजों की शासन चल उसको सेंट्रलाइज करना है, क्योंकि वो बिखरा हुआ है और उस बिखरे हुए पावर को अब एकीकृत करना है। उनको सेंट्रलाइज करना है। अब इसको इतना सेंट्रलाइज करना है कि पूरा देश का एकीकरण हो सके, एक तरीके से हम शासन सत्ता कर सकें। प्रमुख प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान, कंपनी का व्यापारिक कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो चीन का आपने ओपियम वॉर पढ़ा होगा, अफीम का युद्ध पढ़ा होगा, और 1813 के पश्चात से आपने ये भी पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति वगैरह की घटना भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो भी प्रभाव थे उससे नेपोलियन का जन्म होता है। फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा जाता नेपोलियन को। नेपोलियन के पश्चात के जो यूरोप है उसमें मेटरनिख व्यवस्था को लागू की जाती है कि यूरोप जैसा था अब उसको फिर से वैसा ही कर दिया जाए। वही रूढ़िवादिता, कोई समाज में जागृति नहीं, कोई समानताएं नहीं, कोई बंधुत्व नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में चल रही थी। उसी समय चीन के साथ भी संघर्ष शुरू हो गया था। चीन में दरअसल में अलग अलग शासन सत्ता स्थापित थे। चीन को खरबूजा कहा था, जिसको अलग अलग उपनिवेशी देशों ने बांट लिया था अपने में।
भारत की स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भारत जो है उनके उपनिवेश का सबसे चमकता सितारा साबित हो सकता है अगर वो इसको एकीकृत करके और भी ढंग से लूटें तो। इसीलिए उन्होंने लूटने के लिए अब उपनिवेशीकरण को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें पहला काम क्या था कि भाई कंपनी का व्यापारिक कार्य समाप्त कर दो। अब ब्रिटेन के हर एक व्यापारियों को ये अनुमति दे दो कि जाकर के वहाँ पर से लूट के लाए। दूसरा क्या उन्होंने किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, वही सेंट्रलाइजेशन जिसको कहा जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए हैं। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई और इसके लिए एक विधायी परिषद भी बनाई गई। गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। कानून आयोग की स्थापना, लॉ कमीशन बनाया गया। भारत में कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए प्रथम कानून आयोग बनाया गया। लॉर्ड मैकाले ने इसके पहले अध्यक्षता थे, लॉर्ड मैकाले इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, जो आप आज भी देखते हैं लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन की शुरुआत यहीं से हुई है, मैकाले इसका पहला अध्यक्ष बना था। सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती शुरू करने का प्रावधान लाने का प्रयास किया गया। क्या ये सफल प्रयास हो गया? बिल्कुल भी नहीं। इसको स्वीकार 1853 में किया जाएगा, 20 वर्षों पश्चात किया जाएगा। इसको स्वीकृत नहीं किया गया। इसका लाने का प्रयास अवश्य किया गया था। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन शुरू हो गया। विधायी प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया। कानून के संहिता तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके पश्चात से भारत में सामाजिक सुधार भी शुरू करेंगे। देखिए जरा आप दो चीज़ों को ध्यान से। 1813 उन्होंने मिशनरियों को बोला कि भाई जाओ जम के सबका ईसाईकरण करो, सबको ईसाई बनाओ। हकीकत तो यही है गुरु, है ना। इसमें कोई सेकुलरिज्म को तो आप नहीं छोटा दिखा रहे, हकीकत यही है। भारत में कन्वर्टेड ही हैं ईसाई ज़्यादा, ये तो सच है भाई, जिस भी कारण से है तो है। 1813 में उन्होंने धार्मिक रूप से समाज में पैठ बनाना शुरू किया। 1833 में सामाजिक रूप से, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, बहुत खराब प्रथा है, बहुत खराब है, लेकिन समाज की एक प्रथा थी जो बंद होना चाहिए था, बिल्कुल बंद होना चाहिए था। लेकिन जब आपने उसके जो सामाजिक प्रथा और धार्मिक प्रथा के साथ छेड़छाड़ किया तो रूढ़िवादी तत्व सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, और उन्होंने रिएक्ट किया। यहाँ से पृष्ठभूमि बननी शुरू होगी, रोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और ये रोष जाकर के कब फूटेगा? तो 1857 में फूटेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं बनती है इतिहास, उसको बरसों लगते हैं। किसी एक छोटे से कारण से नहीं हो जाता युद्ध। बहुत दिनों से हम झेलते आ रहे थे, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 11 एयरबेस हमने उड़ाए हैं। कोई एक बार का है क्या? भारत सरकार के बयान सुनिए, वो संसद अटैक से लेकर के आज तक की बात करते हैं। चार्टर एक्ट 1853, 1833 के चार्टर एक्ट की समीक्षा के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को और बेहतर करने का प्रयास किया। इस समय 1853 की बात है ये। इस समय भारत में प्रशासनिक सुधारों और आधुनिकीकरण की मांग बढ़ रही थी। भारत में मांग नहीं बढ़ रही थी। ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो बोल रहे थे भाई रेल बिछा लो, हमें सामान बिहार से बम्बई तक ढो के लाने में बड़ा दिक्कत होता है, रेल बिछाओ। हमें बिहार से कलकत्ता तक ले जाने में सामान बहुत दिक्कत होता है, कैसे लूटेंगे जल्दी जल्दी? तो जल्दी जल्दी लूटने के लिए उन्होंने बोला रेल बिछा दो। फिर इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि भाई चिट्ठी पत्री के लिए डाकतार शुरू कर लो। ये दौर किसका है? अब दौर होगा किसका? तो ये है आपका डलहौजी का दौर। इससे बहुत तेज़ी गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, और उसी आधुनिकीकरण के दौर में आपको शिक्षा में भी आधुनिकीकरण दिखेगा। जैसे वुड डिस्पैच जो आयोग आप पढ़ते एजुकेशन को लेकर, वो भी इसी समय बनाए गए थे। तो ये सारा कुछ एक साथ चल रहा है। उसी बीच में ये चार्टर एक्ट लाया जाता है। कंपनी का शासन अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। कंपनी के शासन को 20 साल के लिए नवीनीकृत करने की हर 20 वर्षों पर कंपनी को अनुमति देती थी कि और 20 साल तुम शासन करो, और 20 साल तुम शासन करो। हर 20-20 वर्षों पर इसको अनुमति दे दिया जाता है। इसको ही ख़त्म कर दिया गया कि अब तो सब तुम्हारा ही है, वचन ही शासन चला लो। ख़त्म कर दिया इन्होंने इस 20 वर्ष वाले जो प्रावधान था उसको। विधायी और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषदों को 2 भागों में बांट दिया गया, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और कौन सा? तो आपका विधायी बॉडी, यानी कि कार्यपालिका एक तरीके से जो वर्तमान में है, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका कौन सी? अपने देश वाली विधायिका कार्यपालिका? बिल्कुल भी नहीं, अमेरिका वाली कार्यपालिका विधायिका, जो दोनों अलग अलग होती है। आज से पहले कभी गौर नहीं किया होगा आपने। बताऊं, अमेरिका में अगर कोई आदमी रक्षा मंत्री है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य होगा। भारत में अगर कोई रक्षा मंत्री है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना
अनिवार्य है। अगर अभी नहीं है तो 6 महीने में आपको अनिवार्यता सदस्य लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो कार्यकारी और विधायी बॉडी है, ये दोनों अलग अलग है। कार्यकारी बॉडी गवर्नर जनरल के अधीन काम करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायी परिषद से बिलोंग करते हों। विधायिका बॉडी एक होगा, छोटा सा ही होगा, अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है, जिसमें 2-4 लोग बिठा देंगे, हम भाई सलाह दे दो, कानून वानून बनाने में सलाह दे दो, बस वही चीज़ है। ठीक है, तो कार्यकारी बॉडी और विधायी बॉडी को अलग अलग किया जा रहा है। सिविल सेवा में भर्ती अब जो 1833 में माहौल बना करके छोड़ दिया गया था, 1853 के बाद से अब वो शुरू हो जाएगा। सिविल सेवा में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए जब उदारवादी आते हैं, तो उदारवादी कौन थे? उदारवादी कांग्रेसी कौन थे? अमीर, बिल्कुल संभ्रांत वर्ग, उनके बाल बच्चों को ICS करना था या उनको खुद ICS करना था, लेकिन उम्र नहीं थी उतनी, तो पहला वो विरोध करेंगे, भाई इसका उम्र जो है वो बस को बढ़ाओ, है ना। इसके पश्चात ही आपको दिखेगा कि भारत में सिविल सर्वेंट बनने शुरू होते हैं। यह प्रक्रिया, यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। प्रांतीय प्रतिनिधित्व, विधायी परिषद में प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई। मैकाले समिति, शिक्षा और सिविल सेवा सुधारों के लिए मैकाले समिति का गठन किया जाता है। यहाँ पर मैकाले समिति का गठन यहाँ पर किया जाता है। विधायी प्रक्रिया को और मजबूत किया गया, जिसने बाद में भारतीय विधानमंडलों की नींव रखी। सिविल सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, यहीं से शुरुआत किया जाता है उसका। 1858 के एक्ट पर हम लोग आ जाएंगे। 1858 के एक्ट की पृष्ठभूमि क्या है कि यहाँ पर 1857 का विद्रोह हो चुका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता चल चुकी है कि अगर ये लोग विद्रोह पर आ गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमें इस देश से भागना पड़ जाएगा। तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भाषण देते हुए सिंधिया को धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि अगर सिंधिया जैसे राजाओं ने हमारी मदद नहीं की होती तो हमें अगले दिन ही यहाँ से अपना बेड मोड़ करके चला जाना चाहिए था, क्योंकि सिंधिया और देसी रियासतों ने ही इनको संभाला रखा भारत में, नहीं तो इनको भारतीय लोगों ने खदेड़ दिया था। 1857 की पृष्ठभूमि के पश्चात से इस एक्ट का गठन होता है। कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है। यहाँ पर कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन समाप्त कर दिया गया। शासन सीधे ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया और बोला गया कि भारत के लोग ब्रिटिश जो ताज है, ब्रिटिश जो प्रिंस हैं, जो राजा रानी हैं, उनकी संतानें हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक आदमी को वहाँ पर मंत्री बनाया गया। भारत का मंत्री हो तुम ब्रिटेन में, तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम दे दिया गया। भारत के मामलों की देखरेख के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक नए पद, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मतलब कि मान लीजिए मोदी जी का कैबिनेट है, उसमें एक मंत्रालय है कि आप किसका काम, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के मामलों को देखेंगे। एक डेडिकेटेड हमने रखा हुआ है, हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है वो एरिया नॉर्थ ईस्ट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से है। तो एक मंत्रालय मोदी जी ने बना नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से उस समय जो ब्रिटेन के थे कैबिनेट, उन्होंने एक मंत्री बना दिया कि भाई आज से तुम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कहलाओगे, तुम्हारा काम होगा भारत के मामलों को देखना। इंडिया काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 सदस्यों की इंडिया काउंसिल बनाए हुए कि मंत्री जी को दे दिया हमने इंडिया काउंसिल का पद, मतलब कि उसमें 15 लोग भी दे दिए कि ये 15 हो, आपको सुझाव देते रहेंगे कि क्या क्या करना है भारत में, और इसके जरिए अब शासन चलाया जाएगा। पहले कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ गवर्नर, इनके जरिए शासन संभालती थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया। कंपनी का शासन बिल्कुल 100% ख़त्म। अब किसका शासन शुरू होगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे शासन करेगी? एक बना दिया उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब उसको अकेले तो नहीं कर पाएगा, तो 15 लोग उसके इर्द गिर्द बिठा दिए, 15 मिलकर इसको सलाह दो कि कैसे काम करना है। वही है, क्या कह लेते हैं उसको, सेक्रेटरी बोर्ड स्टेट फॉर इंडिया, और उसको कहा था इंडिया काउंसिल। दोनों एक ही चीज़ है। सलाह देने के लिए 15 लोग बनाए गए, जिसको इंडिया काउंसिल कह दिया गया। छप जाना चाहिए दिमाग में, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें रॉकेट साइंस जो आपको रटना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है देखिए बंधुओं, इसमें कहा गया गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का वाइसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय और गवर्नर जनरल बने। 1858 से 1862 तक इसने काम किया। 1862 तक काम किया है किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। इस बेचारे की क्या गलती थी? तो तुरंत विद्रोह के बाद आया ही था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार की जवाबदेही बढ़ी। भारत में शासन में केंद्रीयकरण को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। भारतीयों को शासन में कोई भागीदारी नहीं दी गई, हम पर शासन कर रहे थे और हम ही शामिल नहीं थे। यह अधिनियम प्रशासनिक परिवर्तनों तक सीमित रहा, न कि संवैधानिक सुधारों तक। केवल और केवल प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, बोल वचन किया गया, सुधार के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया।
अब 1857 का एक बार विद्रोह हो चुका है। देश के अलग अलग इलाकों में कभी नील विद्रोह होता है, तो कभी मुंडा विद्रोह होगा, तो कभी और विद्रोह होंगे। बहुत सारे विद्रोह शुरू हो गए, यानी कि धीरे धीरे करके देश के हर इलाके से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। हमारा भ्रम टूट रहा है कि व्हाइट सुपरमेसी जो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम भी चाहें तो इनको मार सकते हैं। इसलिए अब आपको दिखेगा संघर्ष ज़्यादा। और यकीन मानिए बीपीएससी हो यूपीएससी हो, अधिकांश सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, 1857 के पश्चात से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा 1861 का एक्ट। 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन में सीमित भागीदारी देने की आवश्यकता महसूस की। उनको लगा कि यार बहुत हल्ला मचा रहे भारत के लोग, बहुत विद्रोह कर रहे हैं, इनको भी जरा शासन में शामिल कर लेते, जिससे ये होगा हम बोलेंगे कि हमने कहाँ कुछ किया है, आप भारतीय लोग भी तो हैं शासन में, वही आप पर जुर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के द्वारा उनको शामिल किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य विधायी प्रक्रिया में सुधार करना, भारतीयों को नाम मात्र की भागीदारी देना था। नाम का रख लो, ब्लेम डालने के लिए, बाकी काम तो नहीं करने देना है। प्रमुख प्रावधान क्या था? विधायी परिषद का विस्तार किया गया। अभी मैंने आपको समझाया था कार्यकारी और विधायी। जो नियम कानून बनाएगा विधायी, जो लागू करेगा उसको कार्यकारी कहा जाता है। कार्यपालिका विधायिका एक तरीके से मान लीजिएगा। अमेरिकी सिस्टम देखिएगा, अभी भारतीय सिस्टम मत देखिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद भारतीयों को नाम मात्र के रूप में शामिल किया गया। 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। सरकार के अलावा सरकार के बाहर के लोग, आधे लोग कम से कम होना चाहिए। प्रांतीय विधायी परिषद, अब प्रांतों को भी हमने बोला कि अपना अपना काम जिम्मा तुम भी संभालो, अपने अपने यहाँ पर एक्ट बनाओ। प्रांतों को भी बोला कि तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ। तीनों को बोल दिया बनाने के लिए, बंगाल, मद्रास और बम्बई, तीनों के यहाँ पर एक विधायी परिषद बना दिया और तीनों को बोला काम बनाओ। अब जो भारत के वायसराय हैं उनको लगेगा कि हम अकेले शासन सत्ता नहीं संभाल सकते हैं, हमसे ये सत्ता नहीं संभाला जा रहा, हमें मंत्री चाहिए। एक मंत्री गृह मंत्री बना देते हैं, एक को हम रक्षा मंत्री बना देते हैं, एक को हम रेल मंत्री बना देते हैं। इसी को कहा गया पोर्टफोलियो प्रणाली। आज भी ये भारत में लागू है पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली का जन्म यहीं से शुरू होता है कि केवल एक ही आदमी शासन नहीं कर सकता, मोदी जी ही सब कुछ नहीं संभाल सकते हैं। रेल मंत्री किसी को बनाना पड़ेगा, आईटी मिनिस्टर किसी को बनाना पड़ेगा, गृह मंत्री किसी को बनाना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहीं से किया गया। आज भी ये पोर्टफोलियो प्रणाली अपने देश में लागू है। जैसे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क राजमार्ग मंत्रालय उनके पास में है। तो ये पोर्टफोलियो प्रणाली ही कहलाता है गुरु, ठीक है। एक और चीज़ है आज जिसको आर्टिकल 123 कहा जाता है, अध्यादेश की शक्ति। इमरजेंसी कंडीशन में जब दोनों सदन भारत के चल नहीं रहे हों या दोनों में से कोई एक सदन नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश के माध्यम से किसी भी कानून को जारी कर सकते हैं, बना सकते हैं। उस चीज़ की शुरुआत भी यहीं से किया गया था। कानून बनाने की शक्ति, अध्यादेश के जरिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया। आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों की भागीदारी, प्रथम बात कुछ भारतीयों को विधायी परिषद में नामित किया गया। जैसे राजा राम मोहन राय के समकालीन लोग जो थे, इस समय राजा राम मोहन राय तो नहीं थे, बहुत पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके जैसे प्रभुत्वशाली जो लोग थे उस समय के भारत में, उनमें से कुछ लोगों को शामिल किया गया था। ओके, कुछ लोग जो हैं जैसे बनारस के राजा हैं, पटियाला के राजा हैं और सर दिनकर राव थे, उन तीनों को ही शामिल किया गया था। किसमें? तो विधायी परिषद में शामिल किया गया था गुरु। तो ये भी ध्यान रखना, विधायी परिषद में शामिल किया गया था। अगला है कि भारतीयों को शासन प्रतीकात्मक भागीदारी मिली, जो संवैधानिक सुधारों की शुरुआत मानी जाती है। भारतीयों की भागीदारी नाम मात्र की थी, क्योंकि सदस्यों को नामित किया जाता था, चुना नहीं जाता था। विधायी परिषदों की शक्तियां सीमित थी। गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार प्राप्त था। वीटो का अधिकार का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट बना करके लाए हैं आप, कुछ भी पास करके लाए हैं, अगर हम बोल देंगे कि नहीं हमें नहीं पसंद आया, तो फिर नहीं पसंद आया, बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। सारा कुछ क्लियर है 1861 तक, कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी स्पष्टता के साथ पढ़ा रहा हूँ कि याद नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शेरो शायरी से 4 घंटे के लेक्चर में आधा घंटा मजाक करके नहीं सीख सकते हैं आप। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है ना, कोई आप 11वीं 12वीं तो पढ़ नहीं रहे हैं कि मैं आपको किस्से कहानी सुनाऊँ। तो यही है किस्सा कहानी। इसको आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कहानियों के जैसे पढ़ेंगे, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज होंगे ही होंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 1 लाख रुपए कब दिया गया पहली बार, तो 1813 आपको झट से याद आ जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको पूछूंगा कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, इंडिया काउंसिल क्या था, तो हो सकता है कि आप अभी याद कर लें, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो इसीलिए रचनात्मक तरीके से पढ़ा जाता है उसको। तो जितना डीप पढ़ेंगे, जितने देर का वीडियो देखेंगे, उतना ही कुछ आप सीखेंगे, समय आपका बर्बाद नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लूँगा। थोड़ा सा सही तरीके से पढ़िएगा, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा दोबारा वीडियो देख करके। 1892 का एक्ट है। माहौल क्या है इस समय देश का माहौल क्या है इस समय? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ लोग सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दे रहे हैं कि उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो चाह रहे थे कि भारत में कोई एक ऐसी संस्था हो जो पूरे देश भर का गुस्सा एक जगह इकट्ठा कर ले। सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है? पूरे कुकर का प्रेशर एक जगह इकट्ठा कर ले, और अगर कुछ कुकर फटने वाला हो उससे पहले वो प्रेशर जो है वो सेफ्टी वॉल्व से होकर निकल जाए। यानी कि पूरे देश की लोगों की आवाज़ एक संगठन के पास हो, जिसको नाम दे दिया गया कांग्रेस, जिससे देश में कहीं पर भी कोई भी रोष उत्पन्न होता है तो कांग्रेस आकर हमें बता दे और हम उसको दूर कर लें। ये एक सिद्धांत है। क्या ये सर्वमान्य है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सर्वमान्य नहीं है। देश में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, कांग्रेस शुरुआत कर रही है, और वो लॉन्ग लिव क्वीन के गाना गा रही है। वो चाह रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ प्रसन्न रखा जाए, और प्रसन्न रख के ही हम काम करें, जिससे ऐसा ना हो कि कल को वो मुंह उठा कर ये हमें बंद कर दें, है ना। कोई नई संस्था शुरू हुई है तो वो पहले ही दिन जाकर क्रांतिकारी तो नहीं बनेगी। अगर वो लॉन्ग टर्म का सोच रही होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको चलना पड़ेगा। तो कांग्रेस इसलिए शुरुआत में राजभक्त सभा बनकर चली, बिल्कुल ही सरकार की राजभक्त बनी रही, सरकार का आलोचना करती थी तो सही शब्दों में कि माननीय सरकार आपसे भूल हो गई है, कृपया सुधार कर दें, इसी प्रकार से आलोचना भी करती थी। 1861 के अधिनियम के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ने शासन में अधिक भागीदारी की मांग शुरू की। भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने के कारण से ब्रिटिश सरकार ने सीमित सुधारों की दिशा में एक अधिनियम पारित किया। दरअसल में 1852 से ही भारत में अलग अलग संगठन बनने शुरू हो गए थे। सबसे पहली संगठन 1838 में बनी थी, जिसको जमींदारी एसोसिएशन नाम दिया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, जमींदारी एसोसिएशन नाम दिया जाता है। भारत का पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन भी उसका माना जाता है, पॉलिटिकल बॉडी माना जाता है। धीरे धीरे करके बहुत सारे बॉडीज बने भारत में, जैसे दादा भाई नौरोजी ने बनाया, उसी प्रकार से बहुत सारे बंगाल के भी, मद्रास के भी, सभी प्रांतों में आपको राजनीतिक संस्थाएं स्थापित होती हुई दिखेंगी। अब ऐसा समय आ चुका था कि पूरे भारत के स्तर पर एक राजनीतिक संस्था बनाई जाए, तो कांग्रेस बन चुकी है, और बनने के पश्चात उसने कुछ डिमांड भी शुरू कर दिया है। अब उस डिमांड को सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो फिर तो वही तेज प्रताप यादव के लव स्टोरी सुनकर उनको काम चलाना पड़ता है, नहीं तो उनके मुद्दे को कोई नहीं देखने वाला होता है। सदस्यों की संख्या में वृद्धि, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6-12 से बढ़ा करके 10 से 16 कर दिया गया। आपको याद है 6 से 12 किया गया था 1861 में, अब उसको 10 से 16 कर दिया गया। प्रांतीय परिषदों का विस्तार, प्रांतीय विधायी परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, विश्वविद्यालय, कुछ सदस्यों को नामित किया गया विधायी परिषद में। अब जब लोग आ गए हैं अलग अलग जगहों से उठ करके, तो अब उनको कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा। वो आकर के वहाँ पर मुढ़ी तो नहीं खाएंगे, तो उनको अधिकार दिया गया कि भाई बजट चल रहा है, इस पर डिस्कशन कर लो थोड़ा सा। तो वही चर्चा का अधिकार उनको दिया गया, चर्चा का अधिकार उनको दिया जाता है। विधायी परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया कि प्रश्न पूछ लोगे, लेकिन दोबारा प्रश्न नहीं पूछोगे। एक बार पूछ लिया, जवाब देंगे, संतुष्ट हो जाना, दोबारा मत पूछना। चर्चा करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। आएगा नेक्स्ट 1909 वाला भी, मैं उसको पढ़ाऊंगा आपको, तब समझ में आएगा मैंने क्यों बोला है कि दोबारा प्रश्न मत पूछना, ये क्यों बोला है। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मान लीजिए बजट में कोई चीज़ पसंद नहीं आया तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं, इतना भी अधिकार आपको नहीं दिया गया है। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत से भारत में चुनावी प्रक्रिया की नींव पड़ी। अब उनको लगेगा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया के द्वारा हम बांटो और राज करो नीति खेल सकते हैं। जो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई थी 1857 के पश्चात से, अब उसको वो तोड़ना शुरू करेंगे। दरअसल में 1857 के पश्चात से ही अलग अलग किताब लिखे गए, जैसे वैलेंटाइन सिरोल की शायद एक बुक है इंडियन मुस्लिम करके, देखिएगा किसकी किताब है, जिसमें उसने बोला कि भारतीय मुस्लिम लोगों को अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लेते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर 500 सालों तक राज कर सकती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए खतरनाक था। आज भी कुछ लोग हिंदू मुस्लिम एकता को खतरनाक मानते हैं। बताइएगा ज़रा कौन लोग मानते हैं हिंदू मुस्लिम एकता को खतरनाक, है ना। अपने पड़ोसियों ने माना था, उनको 11 बम झेलने पड़े हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार का नाम दिया गया।
कहा जाता है क्योंकि यह लॉर्ड मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो वाइसराय के समय पारित हुआ था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जन्मदाता बोला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग की मांग, विशेष रूप से मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को देखते हुए अधिनियम लाया गया। सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, पहले 6 से 12, 16, अब 60। प्रांतीय परिषदों का विस्तार किया गया, प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अलग निर्वाचन मंडल यानी कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत मुसलमानों के लिए कर दिया गया। इसका क्या तात्पर्य होता है कि मुस्लिम नेता मुस्लिम वोटर चुनेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत यहीं से हो जाती है। कुछ सीटों के लिए सीमित प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। क्या सब वोट कर सकते हैं? नहीं, सब वोट नहीं कर सकते हैं। निश्चित आय वाले लोग, निश्चित डिग्री वाले लोग वोट कर सकते हैं। चर्चा और प्रश्न, सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वित्तीय मामलों उनकी संख्या सीमित थी और वो प्रश्न रिपीट भी कर सकते थे, दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते थे। यहाँ पर भारतीयों की नियुक्ति, गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नियुक्त किया गया। देखिए अब यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर शुरू तो हुआ था 1861 से ही नियुक्ति, वो विधायी परिषद था। अभी मैंने आपको बताया विधायी परिषद, कार्यपालिका नहीं है, विधायिका है। ये गवर्नर जनरल के नीचे जो 5-7 जज, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं, वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस के मेंबर हैं। विदेश मंत्री हो सकता है अमेरिका के, कांग्रेस का मेंबर ना हो। उसी प्रकार से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी विधायिका के मेंबर नहीं होंगे, लेकिन वो गवर्नर जनरल के कार्यकारी सदस्य में शामिल हो सकते हैं और उसी के कारण से सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया। भारतीय शासन में अधिक भागीदारी मिली, विधायी परिषदों की भूमिका बढ़ाई गई। पहली बार भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया। फूट डालो राज करो की ऑफिशियल शुरुआत यहीं से होती है। और कुछ इसके बारे में बताऊं, टाइमलाइन हमेशा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है। 1906 ढाका लिख दिया मैंने, ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। उससे पहले शिमला में ये मिंटो जो है ये मुस्लिम नेताओं से मिलता है और बोलता है कि एक ऐसी संगठन बनाओ जो मुस्लिम लीग टाइप की हो और हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। मुस्लिम लीग बनेगा, थोड़े दिनों के पश्चात हिंदू महासभा क्रिएट किया जाएगा। अब होगा भारत में हिंदू मुस्लिम की जंग शुरुआत, यहीं से शुरुआत हो जाती है। माहौल बनाया पहले उन्होंने 20-30 साल 1857 के बाद से ही उनकी नीति ये हो गई थी कि फूट डालो राज करो, और अब माहौल बनकर माहौल तैयार हो चुका है। अब वो पहला करेंगे बीजारोपण 1909 में, किसके द्वारा? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा, अलग निर्वाचन पद्धति के द्वारा। समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम विभाजन धर्म के विभाजन से ज़्यादा राजनीतिक स्तर पर विभाजित किया गया है। ब्रिटिश पॉलिसी को पढ़िए, आपको हर दंगा, हर धार्मिक मुद्दा मजाक लगेगा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये बहुत डिटेल एक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हो गया था, 1917 में हो गया है, 1917 में हो गया, 1919 में एक्ट आएगा। ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया। इस अधिनियम को एडविन मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय ने तैयार किया, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और इसी एक्ट के लिए गांधी जी को झुंझुना दिया गया था कि आप हमारी मदद कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में, जैसे विश्व युद्ध खत्म होगा हम सबको जलेबी खिलाएंगे। और गांधी जी ने सार्जेंट के जैसे, उनको अंग्रेजी सार्जेंट बोलने लग गए थे। खूब सारे लोगों को मोटिवेट किया कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ो। किसके खिलाफ लड़ो? तो भाई ऑटोमनों के खिलाफ जाकर लड़ो, जर्मन के खिलाफ जाकर लड़ो, तो सबके खिलाफ, जापानियों के खिलाफ जाकर के लड़ो। और जब युद्ध खत्म हुआ तो उनके हाथ में क्या लगा? तो 1919 का एक्ट। भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी देना, स्वशासन की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाना, ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के असंतोष को कम करना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ख़राब एक्ट बनाए गए इस तरह के, 1919 के एक्ट बनाए गए और रॉलेट एक्ट बनाए गए, जिसके जरिए भारतीयों का शोषण और भी ज़्यादा कठोर कर दिया गया। बिना वकील, बिना दलील का एक्ट कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया। केंद्र में द्वैध शासन। अब केंद्र में 2 लोग मिलकर शासन कर सकते हैं, जिसको द्वैध शासन कहा गया। एक गवर्नर जनरल करेगा और एक विधायी परिषद काम करेगा।
केंद्र में शासन को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। रक्षा, विदेश मामले, संचार और वित्त जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे ब्रिटिश अधिकारी, गवर्नर जनरल, उनकी कार्यकारी परिषद को दिया गया। अभी मैंने आपको समझाया, गवर्नर जनरल और उनके 4-5 चमचे ये हो गए, इसको एक का आधा काम दे दिया गया कार्यकारी परिषद। दूसरा होगा विधायी परिषद, जिसको हम थोड़े लेस इंपॉर्टेंट के मुद्दे दे देंगे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन जैसे विषय हम इसको दे देंगे। उद्देश्य, भारतीय मंत्रियों को सीमित जिम्मेदारी देकर उन्हें प्रशासनिक अनुभव देना उद्देश्य रखा गया। सीमाएं भी हैं, महत्वपूर्ण और रणनीतिक विषय ब्रिटिश नियंत्रण में रहे, जिसके कारण से भारतीय मंत्रियों की शक्ति सीमित रही। प्रांतों में द्वैध शासन भी शुरू कर दिया गया, प्रांतों में भी शुरू हुआ। प्रांतीय शासन को भी दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। कार्यप्रणाली, प्रांतों में भारतीय मंत्रियों की नियुक्तियां की गई, प्रांतीय विधायी परिषदों के प्रति जवाबदेह थे। गवर्नर को हस्तांतरित विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है। प्रांतों में स्वायत्तता की शुरुआत हुई, भारतीय मंत्रियों को पहली बार प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदन, दो सदन होगा, एक स्टेट असेंबली जैसे राज्यसभा और लोकसभा, इस प्रकार का केंद्र में शुरू किया गया है। विधानसभा और राज्य परिषद, निचला सदन जिसमें 145 सदस्य थे, इसमें से 104 निर्वाचित और 41 नामित होते थे, जिसको कहा जाता था निचला सदन। और राज्य परिषद, इसमें उच्च सदन था, इसमें 60 सदस्य निर्वाचित थे, जिसमें 60 सदस्य थे, इसमें 34 निर्वाचित थे। टोटल 60 में से 34 निर्वाचित थे और 26 उसमें से नामित होते थे। कार्यकाल 3 वर्ष का, राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था और लोकसभा वर्तमान का मान करके चल सकते हैं, और दूसरे का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। निर्वाचन सीमित मताधिकार का आधार पर होता था, केवल संपत्ति और शिक्षा का आधार पर आप मतदान कर सकते थे। यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, 10 लाख की संपत्ति है, 5 लाख रुपए टैक्स देते हैं, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए थे। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। विधायी परिषदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो का भी अधिकार दे दिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। नेक्स्ट जो इसका प्रावधान है, चूंकि हम लोग 1919 और 1935 को डिटेल पढ़ेंगे, आज केवल 1919 को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, 1935 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार, सदस्यों की संख्या, प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उदाहरण के लिए बंगाल में 139, मद्रास में 127, बम्बई में 117 सदस्यों की संख्या कर दी गई है। निर्वाचन कैसे होता था? प्रांतीय परिषदों के लिए सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। हर जगह पर सीमित मताधिकार है। वर्तमान भारत में यूनिवर्सल मताधिकार है। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन नामित सदस्यों की व्यवस्था भी बनी रही कि गवर्नर जनरल नामित कर सकते हैं। आज भी जैसे भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं, वो वाली शक्तियाँ उस समय बड़े स्तर पर काम की जाती थी। जो सरकार के गवर्नर जनरल के चटुकार होते थे, उनको नामित कर दिया जाता था। सीधी सी बात यही है। यहाँ पर मताधिकार का विस्तार, मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया गया और यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो थे उसको भी बढ़ाया गया। जैसे मुस्लिमों के अलावा सिखों को, उन्होंने देखा कि धर्म के विभाजन का जो एक्ट बनाया हमने वो काम कर रहा है, तो उन्होंने बोला सिखों को भी बांट दो। सिखों को भी दे दिया उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार कि सिख जो मेंबर होंगे उनको सिख ही चुनेंगे। ठीक है, मानदंड बढ़ाया गया, मताधिकार को बढ़ाया गया। सार्वजनिक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी आप देखते हैं, इसका बीजारोपण यहीं से किया गया है। उसके अलावा और क्या क्या देखते हैं आप? जैसे प्राक्कलन समिति आप देखते हैं। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति सुना है कुछ? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इस सब का गठन यहीं से शुरू होता है। ये सब यहीं से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहीं से शुरू की गई। आईसीएस शुरू किया गया 1926 से। पहला सार्वजनिक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया गया है सिविल सेवाओं भर्तियों के लिए। प्रांतीय बजट पर नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रांतों को अपने राजस्व और व्यय पर अधिक नियंत्रण दिया गया। ये भी यहीं से शुरू किया गया है। उसके पश्चात से गवर्नर जनरल और गवर्नर की शक्तियाँ। गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों अलग अलग हैं गुरु। गवर्नर जनरल को विधायी परिषदों के निर्णय को वीटो करने का अधिकार दिया गया। आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियाँ दी गई। प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियाँ, गवर्नर को प्रांत के जो गवर्नर हैं, जैसे बिहार हो गया, पंजाब हो गया, प्रांत हो गए। ठीक है, और केंद्र कौन हो गया? तो दिल्ली हो गया। गवर्नर को हस्तांतरित और आरक्षित दोनों विषयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। गवर्नर विधायी परिषद के निर्णय को अस्वीकार भी कर सकता था कि विधानसभा से कुछ पारित होकर के आया है, गवर्नर उसको वीटो कर दे, रोक दे, अस्वीकार कर दे। नेक्स्ट है भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। यहाँ पर भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को नियुक्त किया गया। प्रांतीय स्तर प्रांतीय मंत्रियों के रूप में भारतीयों को शामिल किया गया है।
तो ये आपका 1919 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है। 1935 के एक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो काफ़ी डिटेल है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने क्या क्या किया है, 1773 से हमने शुरू किया है और 1919 तक हम लोग आए हैं। कृपया करके आप वीडियो देखिएगा डिटेल। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा जल्द ही, सप्ताह में 2-3 दिन करेंगे अभी, उसके पश्चात से हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पर करके ख़त्म कर लेंगे। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे मैं उतना ही ज़्यादा पढ़ाऊँगा। 5 बच्चे भी देखेंगे तो ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? ये चीज़ मान करके चलिएगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट देना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आता है कि वाकई कहाँ पर अच्छा दे रहे हैं। टेस्ट में जुड़िएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको टेस्ट में जुड़ने का, क्योंकि टेस्ट डिस्कशन मैं ही करवाता हूँ यूट्यूब पर, तो वो आपको पेड में मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मिलेगा। PDF दूंगा, फिर आपको 2 घंटे पश्चात, 2 घंटे में जो आप PDF से टेस्ट लगा लेंगे, उसके पश्चात से आपको आंसर की मिलेगा और वीडियो मिलेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।